डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान आप किसान भाई बहनों के लिए एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि संबंधी विभिन्न विषय आपके लिए लेकर आते हैं। हमारा मकसद होता है इन विषयों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दें ताकि आप जागरूक हो सकें और उचित जानकारी का आप कृषि में इस्तेमाल कर सकें, अपनी आय में वृद्धि कर सकें। इसके साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है कि लाइव फोन इन कार्यक्रम है, ऐसे में हमारी कोशिश ये भी होती है कि आपकी समस्याओं का समाधान मिले, वो भी बिना इंतजार, तुरंत लाइव। तो चलिए नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज किस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं और जिससे जुड़े हुए आज हम आपके कॉल्स या फिर व्हाट्सएप सवाल और ईमेल्स लेंगे। आज का हमारा पहला विषय है रबी फसलों में संतुलित उर्वरकों का प्रयोग और साथ ही हम बात करेंगे किसान उत्पादक संगठन की। आपके जो भी सवाल हैं आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर बता सकते हैं। इसके लिए आप हमारे नंबर नोट कर लें 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके साथ ही आप हमें अपने सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप नोट कर लें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717 और साथ ही ईमेल पता भी नोट कर लें, यानी आप हमें अपने सवाल ईमेल भी कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। ये हमारा ईमेल आईडी है। आगे बढ़े उससे पहले कुछ बुनियादी बातों के बारे में अपने दर्शकों को बता दें। जब भी आप हमें कॉल करें तो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि आप नेटवर्क क्षेत्र में हो, बहुत ज़्यादा शोर ना हो, ताकि आपके सवालों को हम स्पष्ट रूप से सुन सकें। इसके अलावा अपनी पूरी बात को कम शब्दों में समेटने का प्रयास करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स और सवाल हम कार्यक्रम में शामिल कर सकें। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक इन सभी बातों का अवश्य ध्यान रखेंगे। आइए बात करते हैं हमारे आज के मेहमान से। हमारे साथ दोनों विषय से जुड़े विशेषज्ञ रहेंगे, उनसे आपकी हम मुलाकात करवाएंगे। डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप मुख्य प्रबंधक इंडियन पोटाश लिमिटेड से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज का जो हमारा विषय है, यानी किस तरीके से जो हमारी रबी फसलें हैं उनमें उर्वरकों का उचित इस्तेमाल किया जाए, सही प्रबंधन किया जाए, इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न है उसका जवाब डॉक्टर तेवतिया हमें देंगे। और अगर हम उर्वरकों के उचित इस्तेमाल की बात करें तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए कि हर चीज़ का आप सही मात्रा में इस्तेमाल करें, चाहे वो उर्वरक ही क्यों ना हो। कई बार उचित जानकारी ना होने की वजह से हमारे किसानों से चूक हो जाती है और इसका खामियाजा उन्हें आर्थिक नुकसान के तौर पर झेलना पड़ता है। इसीलिए हमारी कोशिश है कि इससे जुड़े हुए तमाम बिंदुओं को हम आज की चर्चा में शामिल करें और इनका आपके सवालों का, आपके समस्याओं का समाधान भी दिया जाए। तो सर सबसे पहले बात करते हैं रबी फसलों में जो हमने आज का पहला विषय रखा है, बहुत महत्वपूर्ण भी है समय को देखते हुए। संतुलित इस्तेमाल से क्या अर्थ है, क्योंकि किसानों का कहना है कि वो तो वर्षों से करते ही आ रहे हैं, अब हमें किसी तरह की मृदा स्वास्थ्य कार्ड की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्यों हमें ये जानना ज़रूरी है कि मिट्टी में किस तरह के पोषक तत्वों की पूर्ति और कितनी करनी है। देखिए अंजू जी, हरित क्रांति के बाद में जो हमारी फसल सघनता है यानी क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो बहुत बड़ी है और दूसरा पर क्षेत्रफल जो उत्पादकता है वो बड़ी है। उसका अंदाज़ा आप इस तरह से लगा लीजिए कि जो 1950 में 50 मिलियन टन फूड ग्रेन्स का हमारे देश में उत्पादन था, वो आज 330 मिलियन टन उत्पादन है। तो इसका मतलब 6.5 गुना हमारा उत्पादन बढ़ा है। जी जी, यानी जिस मकसद से शुरुआत की गई थी उसमें हम काफ़ी आगे बढ़े हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ जहाँ पे हरित क्रांति ने हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या की भूख को शांत किया है, वो उसके साथ साथ ही जो हमारी जमीन है उसमें से उतने ही ज़्यादा पोषक तत्वों का दोहन हमारी जमीन से हुआ है। अब उनको मेंटेन करने के लिए हमारे पास ये रास्ता है कि जितने पोषक तत्व हमारी फसल ने निकाले हैं ज़मीन से उतने ही हमको डालने जरूरी हैं, तभी हमारी मृदा की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहेगी। हुआ क्या है कि जितने पोषक तत्व निकले हैं उतने हम डाल नहीं पाए हैं, उतने मात्रा में नहीं डाल पाए हैं और उतने सारे जो न्यूट्रिएंट जो 17 पोषक तत्व हैं उनको भी पूरा नहीं डाल पाए हैं।
जी जी। तो 2 फ्रंट पे हम फेल हुए हैं। एक तो जो एनपीके की अगर बात ले लें, मोटे मोटे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनमें भी हमारी जो है 1 मिलियन टन एनपीके हमारे पर ईयर डिप्लीट हो रहे हैं हमारी सॉइल से, इंडियन सॉइल से। और अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात लें तो वो और भी ज़्यादा हमारे डिप्लीट हो रहे हैं। इतने माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे किसान भाई ज़मीन में नहीं डाल पा रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, कई बार हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तो बात ही नहीं करते हैं। यहाँ पर ये समझना बहुत आवश्यक है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उतने ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मुख्य पोषक तत्वों का पूरा लाभ आपकी फसल को मिले, तो इसमें एक तरीके सहायक की तरह ये काम करते हैं। और कैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी जो है वो आपकी फसलों में साफ तौर पर उसके लक्षण के तौर पर दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें सही समय पर अगर आप समझ लेंगे तो किसी भी तरह के नुकसान से आप बच पाएंगे। तो चलिए, इस पर हम बारी बारी से बात करेंगे। एनपीके के बारे में जैसा कि सर ने जिक्र किया है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व, उनके बारे में भी हम समझेंगे। उससे पहले एक हम रिपोर्ट देख लेते हैं जो कि खास तौर पर हमने आज के विषय से जुड़ी हुई आपके लिए तैयार की है। नजर डालते हैं आज की रिपोर्ट पर। तो भी आपने पूरी रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे आप जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं और पोषक तत्वों की क्या भूमिका होती है, फसल कितनी अच्छी होगी, इसके पीछे राज होता है आप इन पोषक तत्वों का मैनेजमेंट, इनका किस तरीके से प्रबंधन करते हैं। तो आपके अगर कोई भी सवाल है रबी फसलों के बारे में, आज हम बात कर रहे हैं कि उनमें संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए, तो इससे जुड़े कोई भी प्रश्न है उसका स्वागत है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, हमें ईमेल करें, या फिर आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी जानते हैं, आप अपने सवाल में व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो हम साथ ही अपने दूसरे मेहमान से भी जुड़ेंगे जो कि हमारा आज का दूसरा विषय है, यानी किसान उत्पादक संगठन, इसकी क्या भूमिका है, क्यों छोटे और सीमांत किसानों के लिए किसान उत्पादक संगठन, जिन्हें आप एफपीओ के नाम से जानते हैं, ये किसी वरदान से कम नहीं है। तो हम क्यों कह रहे हैं ऐसा, और इस दिशा में हमारी सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए वो कहाँ तक पहुँचे हैं, कितने हम इसमें कामयाब हुए हैं, इस पर भी हम बारी बारी से बात करेंगे। आप अपने सवालों के साथ तैयार रहें, व्हाट्सएप करें, ईमेल करें, या फिर आप हमारा टोल फ्री नंबर तो जानते ही हैं, उस पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो सर, शुरुआत यहीं से करते हैं फसलों में संतुलित उर्वरकों के प्रयोग के बारे में, रबी फसलों के बारे में। तो कौन कौन सी मुख्य फसलें रहेंगी और उनमें किस किस फसल में किस किस तरह के उर्वरकों की आवश्यकता रहती है? हाँ अंजू जी, वो अभी पीछे जो सवाल था वो अधूरा रह गया आपका, संतुलित उर्वरक वाला। आपने बहुत अच्छा कहा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट भी उतने ही जरूरी हैं जितने की प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं। तो देखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट का महत्व का पता एक मैं उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा। जैसे कि बच्चे में आयोडीन की कमी होती है, आयोडीन एक बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन अगर वो बच्चे को ना मिले तो उसके दिमाग का विकास नहीं हो पाता है। तो कितना महत्वपूर्ण है कि वो पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है,
थोड़ी सी मात्रा की। तो इसीलिए हम समझे कि अगर जिंक है, लोहा है, जस्ता है, ये सब हमारे अगर हमने नहीं डाले खेत में तो इनकी पूर्ति ज़्यादा नाइट्रोजन डालने से या ज़्यादा फास्फोरस या पोटास डालने से जिंक की पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती। जी जी। और जो उसका प्लांट में रोल है वो उसकी ईल्ड को अफेक्ट करेगा। और जो लॉ ऑफ लीबिग है वो ये कहता है कि जो भी सबसे कम मात्रा में उपलब्ध है 17 पोषक तत्वों में से वही हमारी फसल की उपज को प्रभावित करेगा। तो देखिए ये अगर हमको संतुलित उर्वरक उपयोग करना है तो हमें 2 पहलुओं पर ध्यान देना होगा। जी जी। नंबर 1, हमारा जो खेत है, हमारी जो मृदा है, उसकी उर्वरता लेवल क्या है। नंबर 2, जो हम उसमें क्रॉप उगा रहे हैं उसकी उर्वरक की जो आवश्यकता कितनी है। दोनों को हम मिट्टी टेस्ट करके ये जाने कि हमारी फसल, हमारी खेत में, हमारी मृदा में किस उर्वरक की कमी है। उसके आधार पे क्रॉप की रिक्वायरमेंट को निकाल के कि हमारी क्रॉप की किस पोषक तत्व की कितनी रिक्वायरमेंट है, अगर हम उनको मिला के एक उनकी आवश्यकता के अनुसार देते हैं फसल को तो उसको संतुलित उर्वरक उपयोग कहते हैं। क्योंकि किसी भी तत्व की कम मात्रा नहीं होनी चाहिए, तो हम संतुलित उर्वरक उपयोग नहीं कह सकते अगर कम मात्रा होगी। जी जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने कहा कि ये सूक्ष्म पोषक तत्व ज़रूर कहलाते हैं, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनकी बहुत ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर इनकी मात्रा घटी या फिर जितनी आवश्यकता है उतनी हम पूर्ति नहीं कर पाए तो साफ तौर पर आप जो मुख्य पोषक तत्व है उनकी कितनी भी पूर्ति कर ले, उससे अगर रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, उसमें नहीं मिलेगा। और देखिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जब 80 के दशक में हमारे किसान भाई 1 किलो NP और K डालते थे तो उनको 13.5 किलो फूड ग्रेन्स मिलता था, लेकिन आज उतना ही NPK डालने से उनको केवल 3.5 किलो अनाज या फूड ग्रेन्स खाद्यान्न मिलता है। ये किस लिए मिलता है? क्योंकि जो हमारी मृदाएं हैं, हमारी फसल की आवश्यकता जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं और सेकेंडरी जो न्यूट्रिएंट हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो उसकी वजह से उनकी जो क्षमता है, कार्य क्षमता है, जिसको न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी कहते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट की घट रही है। दूसरा कारण ये है कि जो कार्बन होता है सॉइल में, जो ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसको भी हम उतना ज़्यादा पूर्ति नहीं कर पाए जितनी की आवश्यकता है। उसके ओबियस कारण हैं। कारण उसके ये हैं कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में जो मैकेनाइजेशन बढ़ा है, मैकेनाइजेशन जो खेती पशुओं से होती थी, बैलों से होती थी, वो उसकी जगह अब ट्रैक्टर ने ले लिए। तो वो जो हमारा बायोमास था, काव डंग था, फार्म यार्ड मैन्योर था, पहले हमारे बड़े बूढ़े जो थे वो हर तीसरे साल में खेत में कूड़ी का खाद डालते थे, लेकिन अब वो उतना नहीं डाल पा रहे हैं। उससे क्या हुआ, जो ऑर्गेनिक कार्बन है, ऑर्गेनिक मैटर है हमारी ज़मीन का, वो लगातार कम होता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जो जीवांश है वो भी हमारे जो मृदा है उसमें घटते जा रहे हैं। और अंजू जी, जो 30 साल पहले 0.5% हमारे जमीन में ऑर्गेनिक मैटर था, वो केवल अब 0.2% रह गया है। तो इसका जो रोल है वो हमको समझना पड़ेगा कि इसकी वजह से हमको क्या खामियां भुगतनी पड़ रही हैं अपने फसल उत्पादन में। देखिए सर, एक कॉलर है, नंदस्वरूप मिश्रा जी का कॉल है, काफी देर से वेट कर रहे हैं। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आप उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से बात कर रहे हैं, बताइए क्या प्रश्न है। नमस्कार सर, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा। जी ये चाहता हूँ, जो किसान संगठन बनते हैं तो इनमें कितनी संख्या होती है, और वो लोग किसान संगठन में नहीं जुड़े हैं तो उनको आकर्षक रूप से किस प्रकार का फायदा मिलेगा। दूसरी चीज, जो रबी फसलें हमारी हैं, इसमें मिट्टी की जांच नहीं कराई है तो वो किस हिसाब से इनमें उर्वरक, संतुलित उर्वरक का उपयोग करेगा, और जिसमें जो है फसल चक्र आया है, हरी खाद उसमें डाला है, और जो नाना प्रकार के सलाहनी फसलें गहरी जुताई की है, खेती को मजबूत, मिट्टी को मजबूत बनाए, तो हमको उस समय उसमें कितनी उर्वरक डालने की जरूरत है। बिल्कुल नंदस्वरूप मिश्रा जी, आज के जो हमारे दोनों विषय हैं उनसे जुड़ा हुआ आपका प्रश्न है। तो पहला आपका FPO से जुड़ा हुआ सवाल है, तो जैसे हमारे दूसरे एक्सपर्ट जुड़ेंगे हम उनके सामने आपका प्रश्न रखेंगे, यानी FPO कितने सदस्यों से शुरू की जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़ने के लिए क्या करें। तो इन्हीं सब सवालों का हम आपको जवाब देना चाहते हैं, किसानों को जागरूक करना चाहते हैं। लेकिन जो दूसरा सवाल है डॉक्टर तेवतिया, और दूसरे सवाल के बारे में क्या बताना चाहेंगे, जो मृदा से जुड़ा हुआ सवाल है। देखिए, इन्होंने 3-4 सवाल एक साथ पूछे हैं। तो एक सबसे पहला इन्होंने पूछा है कि
अगर हमने मिट्टी टेस्ट नहीं कराई है जी। तो हमको कितना उर्वरक डालना है। तो देखिए वो आप फसल की एक जनरल रिकमेंडेशन है जो यूनिवर्सिटीज़ ने लगभग 40-50 साल पहले दी थी। तो अगर गेहूं में आप उसके हिसाब से खाद डालना चाहते हो तो 120 नाइट्रोजन, 60 फास्फोरस और 30 किलो प्रति हेक्टेयर आप पोटास डाल सकते हैं। लेकिन मैं अपने प्रिय किसान को ये बताना चाहूँगा कि अपने सॉइल की, जैसे हम अपने खून की जांच कराते हैं, मृदा में भी बहुत सारे चेंजेज हुए हैं पिछले 40-50 सालों में। तो आप मृदा की जांच जरूर कराएं और उसके अनुसार अब फसल जो ले रहे हैं, एक फसल के लिए अलग रिकमेंडेशन होती है, ये मैंने गेहूं की बताई है, हर एक फसल के लिए अलग अलग होती है, तो उसके अनुसार डालें। इनका दूसरा क्वेश्चन ये था कि जब हम हरी खाद करें तो फिर कितना उर्वरक डालें। देखिए किसान भाई, अगर आप हरी खाद अपने खेत में ले रहे हैं तो ये जो NPK की जो रिक्वायरमेंट है आप इसको 25% घटा सकते हैं, यानी 1/4 घटा सकते हैं, 3/4 मात्रा इसमें दें। तो देखिए और तीसरा इनका क्वेश्चन था कि उसमें खाद कितना डालें हम। देखिए एक जनरल रिकमेंडेशन है कि 10 टन यानी 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर में आपको जुताई जब खेत की तैयारी करें तो खाद को अच्छी तरह गले सड़े खाद को मिला देना चाहिए। जी बिल्कुल। और ये बहुत जागरूक किसान है हमारे, बहुत नियमित हमें कॉल भी करते हैं, हर विषय पर अच्छी पकड़ भी रहती है और ये बहुत जिज्ञासु भी है, इसलिए हमारे हर विषय से जुड़े हुए सवाल भी उनके होते हैं और इससे हमारे अन्य किसानों को भी काफ़ी लाभ होता है, क्योंकि कई बार दूसरे किसान सवाल नहीं पूछते हैं, कॉल नहीं करते हैं, व्हाट्सएप नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी अप्रत्यक्ष रूप से नंदस्वरूप जी हमें मदद ज़रूर कर रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ पर एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे। आप हेलो किसान के साथ बने रहें। ब्रेक के बाद भी आज के इन दोनों विषय पर हम चर्चा जारी रखेंगे, आपकी कॉल्स लेंगे। अगर आप अभी भी जुड़े हैं तो हम आपको बता दें कि रबी फसलों में उर्वरकों का प्रबंधन किस प्रकार से करें और साथ ही किसान उत्पादक संगठन के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, छोटा सा ब्रेक, देखते रहें हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेलो किसान में। आज हम बात कर रहे हैं रबी फसलों में संतुलित उर्वरकों के प्रयोग के बारे में, कैसे उनका उचित प्रबंधन करें और साथ ही किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हुए भी आज हम आपके कार्यक्रम में सवाल शामिल करेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर तिवातिया हैं जो कि हमें रबी फसलों में उर्वरकों के उचित इस्तेमाल की बात बता रहे हैं। तो सर, जैसे आपने सूक्ष्म पोषक तत्व है जो उनके बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दी, उचित तरीके से कैसे किसान इसका ध्यान रखें ये भी आपने बताया। इसके बाद जो मुख्य हमारे पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से, उनका किस तरीके से प्रबंधन रबी फसलों में किया जा सकता है? देखिए मैम, जो हमारे 17 पोषक तत्व हैं उनको अगर हम कैटेगराइज करें तो सबसे पहले आते हैं संरचनात्मक पोषक तत्व, जो होते हैं हमारे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनसे पौधे का लगभग 96% जो भाग है वो पौधे का बना होता है। और फॉर्चुनेटली ये इन तत्वों की पूर्ति प्लांट अपने आप कर लेता है और हमको अलग से देने की जरूरत नहीं होती। दूसरे नंबर की कैटेगरी आती है मुख्य पोषक तत्व, जिनको प्राइमरी न्यूट्रिएंट कहते हैं। उनमें आते हैं N, P और K। इनकी पौधों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए इनको प्राइमरी या मुख्य पोषक तत्व कहते हैं। दूसरी कैटेगरी में आते हैं कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम। इनके ये सेकंड नंबर पे आते हैं मात्रा की रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
और चौथे नंबर पे आते हैं हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आपके जिंक, लोहा, मैग्नीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम और निकेल, क्लोराइड, ये सारे पोषक तत्व हमारे ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। लेकिन हमको ध्यान देने वाली बात ये होती है जब हम संतुलित उर्वरक उपयोग की बात करते हैं या फसल प्रबंधन की बात करते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट डालने की बात करते हैं, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम ज़मीन में, देखिए जो डाटा सॉइल हेल्थ कार्ड का जो गवर्नमेंट का डाटा है 2022 का, उसके अनुसार जो हमारे पूरे देश की मृदाओं में लगभग 90% मृदाओं में नाइट्रोजन की कमी पाई गई है, 80% मृदाओं में फास्फोरस की कमी पाई गई है, 50% मृदाओं में पोटास की कमी पाई गई है और लगभग 41% नमूनों में सल्फर की कमी पाई गई है। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट में जिंक सबसे ऊपर है जो 35.6% उसकी कमी पाई गई है। उसके बाद में कॉपर, लोहा की भी लगभग 23%, कॉपर की लगभग 13%, इन सभी पोषक तत्वों की कमी काफ़ी पाई गई है हमारी मृदा में। तो हमको आज वो ज़माना आ गया है, वो टाइम आ गया है कि जब हमको NPK के अलावा, यूरिया, DAP, MOP के अलावा हमको सूक्ष्म पोषक तत्व पे भी ध्यान देना होगा। दूसरा, हमारे खेत की ऑर्गेनिक कार्बन पे भी हमको ध्यान देना होगा। देखो, हमको ये जानना ज़रूरी है, जब हम संतुलित उर्वरक उपयोग की बात करते हैं तो ये जानना ज़रूरी है जो हमारी मृदा है वो एक लिविंग बॉडी है। लिविंग बॉडी मतलब जिंदी एंटिटी है। उसमें जो 3 तरह की प्रॉपर्टी होती हैं, एक भौतिक प्रॉपर्टी, एक रासायनिक प्रॉपर्टी और एक होती है हमारी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, जैविक प्रॉपर्टी कहते हैं जिनको। जो जैविक प्रॉपर्टी होती हैं उनमें जो सूक्ष्म बैक्टीरिया, फंजाई, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारी ज़मीन के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। वो बराबर हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते रहते हैं और वो जो हमारे पोषक तत्व ज़मीन में जो घुलनशील अवस्था में पड़े हुए हैं उनको भी घुलनशील अवस्था में उनको कन्वर्ट करके हमारी ज़मीन को देते रहते हैं जी। तो इसलिए मृदा की जो परीक्षण है उसका आज महत्व बहुत बढ़ गया है। और इसीलिए आप देखते होंगे जो भी संस्थाएं हैं कार्बन क्रेडिट की बात करती हैं तो वो कार्बन की बात करती हैं, उसमें देख के भाई इसमें कितना कार्बन है, कितना इंक्रीज हो रहा है, कार्बन क्रेडिट भी मिलता है उसका। तो उसके बाद में हमको फसल का ध्यान रखना है। फसल की आवश्यकता अनुसार, उस सॉइल टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वो हमको उतने उर्वरक देने चाहिए। और फसल की उर्वरक के अलावा जो और भी प्रक्रियाएं हैं फसल के पैदा करने के लिए, जैसे वाटर मैनेजमेंट है। और अगर मैं एक नट सेल में बात करूं उर्वरक प्रबंधन की, तो मैं 5R का जिक्र करना बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल सर, वो 5R के बारे में मैं आपसे विस्तार से जानूंगी, लेकिन उससे पहले एक हमारे कॉलर हैं, तो पहले हम एक कॉल ले लेते हैं, फिर हम उन 5Rs के बारे में जानेंगे सर से। और हमारे साथ ब्रिजपाल जी है, पानीपत से, इन्होंने कॉल किया है। ब्रिजपाल जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। पहले टेलीविजन को म्यूट कर दे ब्रिजपाल जी। ब्रिजपाल जी, टीवी को म्यूट कर दीजिए। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार मैडम जी, मेरे 2 सवाल हैं जी, बताएं। क्या मतलब हर फसल के लिए जो MOP है अलग से डाला जाएगा या साल में एक बार डालेगा जमीन में? और नंबर 2 पे ये कौन सा खाद मतलब जमीन के लिए सबसे अच्छा कि उसको ही डालते रहे? ठीक है सर, दोनों सवाल काफी। देखिए ब्रजपाल जी, बिल्कुल हम बहुत खुशी हैं कि आपने ये सवाल पूछा। तो पहली तो बात आपको पोटास की बताएं आप, क्योंकि आप हरियाणा में रहते हैं। हरियाणा में और राज्यों की अपेक्षा पोटेशियम थोड़ा ज़्यादा है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने भी पहले तो पोटास की रिकमेंडेशन नहीं दी थी, लेकिन अब उसकी कमी आने लगी है। तो एक तो मैं आपको ये कहूँगा कि अपना मृदा का कम से कम 3-4 साल में एक बार टेस्ट जरूर कराएं। दूसरी बात यह है कि साल में एक बार डालें या हर एक फसल के लिए डालें। देखिए, पोटास की जो रिकमेंडेशन फसल वाइज दी गई है, जैसे गेहूं के लिए हमने बताया नाइट्रोजन 120 किलो, फास्फोरस 60 किलो, 30 किलो पोटास,
ये केवल एक सीजन के लिए, एक फसल के लिए बताया गया है। अगर आप साल में 2 फसल ले रहे हैं तो आपको दोनों फसल के लिए ही पोटाश डालना पड़ेगा। अब आपका दूसरा क्वेश्चन ये था कि अच्छी फसल कौन सी, सबसे बढ़िया खाद कौन सा है। तो देखिए, सबसे बढ़िया खाद तो वो है जिसमें सारे पोषक तत्व हों। हमारे 17 पोषक तत्व की जरूरत होती है फसल को, 17 के 17 पोषक तत्व होने चाहिए, और वो ही उर्वरक हो सकता है। उसको कहते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर क्योंकि प्लांट भाग से बनता है, प्लांट की पत्तियों से और इनसे ही सबसे बनता है, तो उसमें सारे वो पोषक तत्व होते हैं जो प्लांट को ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि जितनी हमारी फसल को जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हैं वो गोबर की खाद या कोड़ी की खाद या ऑर्गेनिक मैन्योर से पूर्ति नहीं की जा सकती। तो मैं आपको ये कहूँगा कि रासायनिक उर्वरक और ऑर्गेनिक मैन्योर दोनों का एक सम्मिलन करके दोनों खादों को आप डालें तो वो सबसे बढ़िया नुस्खा आपके ज़मीन के लिए और आपकी फसल के लिए होगा। जी जी बिल्कुल। तो आपने कहा कि एक बैलेंस तरीके से फसलों में जो चाहे वो रासायनिक खाद हो या फिर ऑर्गेनिक खाद हो, फसल की ज़रूरत के अनुसार आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जिसके बारे में बार बार जिक्र करें, यानी संतुलित इस्तेमाल। अब सर, जैसे कि हमारे दर्शक लगातार पूछ रहे हैं कौन सी अच्छी खाद हो, और इसके साथ ही हमारे पास ऐसे भी सवाल आए कि हर फसल के अनुसार किस तरीके से उन्हें उर्वरकों का प्रबंधन करना चाहिए। तो अभी हम रबी की जो मुख्य फसलें हैं उन पर ही बात कर लेते हैं। गेहूं के बारे में आपने कुछ बातें बताई सर, इसके बारे में कुछ और जानकारी अगर आप दे सकें गेहूं के बारे में। देखिए, गेहूं के बारे में किसान भाई, अब बीज को सेलेक्ट करने का टाइम है और बीज अच्छा बोएंगे तो अच्छी पैदावार आपको मिलेगी। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जो IARI पूसा इंस्टीट्यूट है उससे बीज किस गेहूं का मिल रहा है, और HD 3386 ये एक बहुत अच्छी वैरायटी है, 3385 बहुत अच्छी वैरायटी है। और ये वैरायटी किस लिए अच्छी है इस पर मैं अपने किसानों का ध्यान आकर्षण चाहूँगा। देखिए, आजकल क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट बदलता जा रहा है। जी जी। आपने देखा होगा कई साल से फरवरी में अचानक से गर्मी आ जाती है जिससे उसकी ईल्ड पर डे घटती चली जाती है, क्योंकि उसकी ग्रोथ का पीरियड उस समय जब दूध बनता है, जब दाने में, उस समय हीट नहीं होनी चाहिए। जी जी। तो ये चिल्ड जैसे कहते हैं, ठंडा काफी होनी चाहिए। हाँ, तो जो 3385 वैरायटी आई है वो अगर देखिए 27 डिग्री से जब ज़्यादा बढ़ेगा फरवरी में तो ईल्ड प्रतिदिन घटेगी। तो इसकी वैरायटी की खासियत ये है कि ये उस टेम्परेचर को रजिस्ट करती है, सहन कर सकती है और ईल्ड को घटने नहीं देती है। तो इसलिए इस वैरायटी को चुनें, नई वैरायटी चुनें। स्रोत आपका ऑथेंटिक होना चाहिए। बिना ऑथेंटिक, बिना रजिस्टर की जगह से आप बीज ना बोएं और उसमें प्रबंधन करें। अभी जो मैं जब आप कहेंगे, जब मैं 5R बताऊंगा, 5R के बारे में वो बात सभी क्रॉप के लिए बराबर लागू होंगे। पहले एक हमारे जो दूसरे आज के मेहमान हैं वो भी जुड़ चुके हैं, जो कि हमें FPO के बारे में यानी किसान उत्पादक संगठन के बारे में जानकारी देंगे। कैलाश झाकर जी हैं, वैज्ञानिक KVK दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो 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 जी, कैलाश सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, हेलो जी सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैम, आवाज़ आ रही है। जी सर, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आज का जो हमारा दूसरा विषय है वो है FPO, किसान उत्पादक संगठन। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि हमारे किसानों को बताइए कि FPO क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ तक तो ये भी कहा जा रहा है कि आज के समय की न सिर्फ मांग है बल्कि हमारे छोटे किसान, सीमांत किसान जिनके पास बहुत भूमि नहीं है, भूमि लगातार सिकुड़ती जा रही है, उनके लिए ये एक वरदान भी है। कैसे? हेलो जी जी, सभी किसान भाइयों को नमस्कार। हम जानते हैं कि वर्तमान में हमारा जब किसानों को संगठित होकर खेती करने के लिए किसान उत्पादक संगठन बनाना जरूरी और किसानों के लिए महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि वर्तमान में हमारा जो किसान है, जो किसान का जोत बिल्कुल छोटा होता जा रहा है और 85 to 60% किसान आज हमारे लघु और सीमांत वर्ग के हैं जी। और इसलिए हमें किसानों को वापस संगठित करके उनको एक मूल्यबंध श्रृंखला
और ध्वजारोहण के माध्यम से किसानों को जोड़ना है, ताकि हम लघु और सीमांत वर्ग किसानों को एक संगठन में एक साथ सामूहिक खेती कर सकें और उनको नवीनतम तकनीकों को उनके पास पहुंचा सकें, उनको निवेश में उनकी सहायता कर सकें, उनको आधुनिक तकनीकों की तरफ उनको अग्रसर कर सकें और जो उनके उत्पाद होते हैं उनको मूल्य संवर्धित करके उपभोक्ता तक आसानी से पहुंचा कर प्रभावी बना सके। इसलिए वर्तमान में किसान उत्पादक संगठन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो नई तकनीक है उस तक पहुंच बने किसानों के जो उत्पाद हैं उन्हें संगठित तरीके से किस बाजार तक पहुंचाया जा सके, एक ब्रांडिंग हो सके और उन्हें अच्छा दाम मिल सके। तो किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ की पूरी सोच क्या है, कैसे ये अस्तित्व में आए हैं और कैसे इनसे किसान जुड़ सकते हैं, क्या इससे लाभ हो सकता है, पूरी कहानी जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। किसान उत्पादक संगठन किसानों का एक समूह है जो कृषि उत्पादन के कामों में लगा होता है और कृषि से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियां चलाने का काम करता है। ये समूह कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है, इसलिए इसमें वही सारे फायदे मिलते हैं जो एक कंपनी को मिलते हैं। वित्तीय लाभ और तकनीकी सहायता के लिए एफपीओ का कंपनी कानून 2013 या राज्य सहकारी समिति कानून के तहत पंजीकृत होना जरूरी होता है। पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वी राज्यों में बने एफपीओ को छोड़कर हर एक एफपीओ में कम से कम 300 किसान सदस्य होते हैं। इनमें भी महिला किसानों का प्रतिनिधित्व ज्यादा रखा गया है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में बने एफपीओ में न्यूनतम 100 सदस्य हो सकते हैं। एफपीओ योजना के तहत प्रत्येक एफपीओ को 33 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा एफपीओ को बढ़ावा देने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए क्लस्टर आधारित व्यवसाय संगठन यानी सीबीबीओ को प्रति एफपीओ 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एफपीओ और पीएसीएस के बीच उनके उत्पादों के पिछले और आगे के एकीकरण के लिए बाजार संपर्क विकसित किए जा रहे हैं। ये पहल किसानों को आवश्यक बाजार संपर्क प्रदान करके उनके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करेगी। बता दें कि 30 जून 2024 तक पूरे देश में 8,875 एफपीओ पंजीकृत किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि किसान उत्पादक संगठन किसानों की आय बढ़ाने के लिए काफी अहम साबित हो रहे हैं। किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं, काफ़ी इनसे हमारे किसानों को लाभ हो रहा है। और कैलाश जी हमारे साथ हैं, तिवतिया जी भी हमारे साथ हैं। दोनों विषय पर हम बारी बारी बात करते रहेंगे, लेकिन आप अपने सवाल हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप करें या फिर आप हमारा टोल फ्री नंबर तो जानते हैं, कॉल करें। आपके सवालों से हमें यहाँ पर आप तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुँचाने का अवसर मिलता है, ताकि अन्य किसान जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन तक भी जानकारी पहुँचाई जा सके। फिलहाल एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान, और अगर आप अभी हमारे कार्यक्रम यानी हेलो किसान के साथ जुड़ रहे हैं तो आज के विषय आपके लिए एक बार फिर से दोहरा देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं रबी फसलों में उर्वरकों के उचित प्रबंधन के बारे में, संतुलित कैसे उनका इस्तेमाल करें, और साथ ही किसान उत्पादक संगठन पर हम चर्चा कर रहे हैं यानी एफपीओ। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़े राजा राम जी हैं, जिन्होंने हमें टोंक राजस्थान से कॉल किया है। राजा राम जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या प्रश्न है। हेलो। हाँ जी राजा राम जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, पहुंच पा रही है। जी बताइए आपका प्रश्न क्या है।
मेरा प्रश्न ये था मैडम कि यदि जैविक खाद है क्या इसमें भी पोषक तत्व मौजूद होते हैं? जैसे नाइट्रोजन है, ये फॉस्फोरस है, जिंक है, पोटास है, तो जैविक खाद है जो हम गोबर की खाद बोलते हैं, तो क्या इसमें भी पोषक तत्व क्या अंग्रेजी खाद के बिना भी बन सकते हैं क्या? कुछ आवाज बीच में गड़बड़ हो रही है। राजाराम जी राजाराम जी आप अपने टीवी की आवाज थोड़ी धीमी कर लें, क्योंकि यहाँ पर डिस्टरबेंस आ रहा है। सवाल समझ पाए इनका? हाँ बिल्कुल, मैं इनका सवाल समझ गया। हाँ, ये जैविक खाद की बात कर रहे हैं। देखिए एक राजाराम जी, जैविक खाद से थोड़ा सा जो मुझे लगा, आप दोनों खादों को ले रहे हैं। एक तो जो होती हैं जो हमारी ऑर्गेनिक मैन्योर होती हैं, जो पौधों के पत्तों से और तनों से तैयार होती हैं या गोबर से तैयार होती हैं। एक तो वो खादें होती हैं, उनमें सभी पोषक तत्व होते हैं, क्योंकि वो पत्तों से बनी होती है, तो पत्तों में सारे पोषक तत्व होते हैं, और लेकिन बहुत कम मात्रा में होते हैं। जितने हमें ज़मीन में डालने चाहिए उतनी मात्रा में नहीं होते। एक बात। एक जो जैविक खाद है, उसमें एक जो हमारी जीवाणु खाद होती है, जिसको बायो फर्टिलाइजर कहते हैं, एक वो खाद होती है। उसमें क्या होते हैं, हमारे बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होती हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो अगर आप उसमें पूछना चाह रहे हैं, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि उसमें जीवाणु होते हैं, लेकिन वो जब ज़मीन में जाते हैं तो वो सारे पोषक तत्वों को अवेलेबल कराते हैं ज़मीन में अपनी प्रक्रियाओं के द्वारा। तो उनमें डायरेक्ट न्यूट्रिएंट नहीं होते, लेकिन उनका बेनिफिशियल इफेक्ट न्यूट्रिएंट के रूप में हमारी फसलों को मिलता है। जी बिल्कुल। तो सर अभी बार बार वो बात छूट रही थी, वो 5R, वो 7R कौन कौन से हैं जिनके बारे में हमारे सभी किसानों को जानना बहुत ज़रूरी है? देखिए 5R सभी जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनको जानते हैं। ज़्यादातर 4R ज़्यादा प्रचलित हैं, लेकिन एक 5R फिफ्थ वाली भी है जिसके बगैर काम नहीं चलता है। तो पहले मैं 4R पहली R बताऊंगा कि जब हम अपनी फसल उगाते हैं और अपनी किसी ज़मीन खेत में उगाते हैं, तो हमको जो खादों का राइट सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर, यानी राइट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर कहिए, कि वो उनका चुनाव करना होता है। अब वो राइट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर हम कैसे चुनेंगे? वो हम मृदा जो हमने टेस्ट की है, सॉइल टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार हमको जो फर्टिलाइजर चाहिए उसको हमें चुनना होगा। जैसे अगर हमारे खेत में सल्फर की कमी नहीं है तो हम वो नहीं चुनेंगे। अगर हमारे में तभी पता चलेगा जब आप जांच कराएंगे, मृदा टेस्ट होगी जब, तब होगा। तो एक हो गया राइट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। अगर हमने राइट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर चुन भी लिया, लेकिन हमको उसकी राइट डोज का नहीं पता है, तो उसकी दूसरी होती है राइट डोज फॉर अप्लाइंग। जितनी मात्रा में हमें कितनी मात्रा में उनको देना है वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र भी सही हमने चुन लिया, राइट मात्रा भी हमको पता हो गई, और अगर हमें राइट मेथड, अंजू जी अगर राइट मेथड हमको नहीं पता होगी कि हमको अप्लाई कैसे करना है, तो हमको उनका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर ये 3R भी सही है और हमें सही टाइम का नहीं पता है कि टाइम क्या है अप्लाई का, राइट टाइम, तो वो भी उचित उसका लाभ नहीं मिलेगा। और एक 5R और है कि अगर 4R हमारी सही भी है और 5वीं R है, लिए मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अच्छा। हमारे दर्शकों को भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए, ध्यान रखें ताकि ध्यान से देखें कार्यक्रम को। इस बीच एक कॉलर है अतीक जी हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र से हमें कॉल किया है, तो उनसे हम बात कर लेते हैं। अतीक जी बताइए क्या सवाल है? हेलो अतीक जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? अतीक जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी हाँ। हाँ बताइए, सवाल बताएं। एफपीओ से ताल्लुक है हमारा। ठीक है, हाँ बताइए, सवाल बताएं। एफपीओ से जुड़ा हुआ सवाल है आपका। हाँ अरे मैडम आवाज़ मैडम, एफपीओ के ताल्लुक से हमारी प्रोड्यूसर कंपनी है, और प्रोड्यूसर कंपनी में नाबार्ड के लोग जो है। ठीक है, हाँ। सवाल क्या है आपका सर? सवाल बताएं। नाबार्ड के लोगों से हमको अर्थ चाहिए था और मालूमात कुछ भी नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती आपको?
नाबार्ड के लोगों से हमको कोई भी मालूमात नहीं मिलती, मदद नहीं मिलती, आप ये कहना चाह रहे हैं? नाबार्ड के लोगों से। और कैलाश जी आप सुन पा रहे हैं? डॉक्टर कैलाश जी, आप हमारे साथ रहे। अतीक जी, जवाब सुनने के लिए मैं डॉक्टर कैलाश का रुख कर रही हूँ। हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं आज के विषय से जुड़े विषय विशेषज्ञ। डॉक्टर कैलाश सुन पा रहे हैं आप अतीक जी का सवाल? कैलाश सर, कैलाश जी आप सुन पा रहे हैं? डॉक्टर कैलाश जी जी मैम। तो सर इनकी कुछ शिकायत है कि मदद नहीं मिल पा रही इनको पूरी। जी मैम जी सर हमारे दर्शक हैं अतीक जी मैम, अतीक जी का सवाल सुना है जी। उनका कहना है कि आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, उन तक भी जा रही है। हेलो, आवाज आ रही है जी? जी आ रही है, आपकी आवाज हम तक भी आ रही है और दर्शकों तक भी पहुंच रही है। सर सब बात बताएं अपनी। जी अतीक जी का सवाल है कि हमें नाबार्ड से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती है। अतीक जी को मैं तो जानकारी देना चाहता हूं कि जैसे नाबार्ड और एक एसएफसी और एक एनपीडीसी है जो नाबार्ड जो एपीयू बनाने का कार्य करती है। आपको जो भी वित्तीय सहायता चाहिए एपीयू बनने के बाद आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या जो मेंबर है जो उनको वित्तीय सहायता चाहिए या जो उनको कोई अनुदान चाहिए उसके लिए आपको राज्य सरकार का रुख करना पड़ेगा और राज्य सरकार के माध्यम से आपको जितने भी उनके अनुदान और उसके संबंधित सब्सिडी है वो आपको मिल जाएगी। नाबार्ड आपकी जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनको ट्रेनिंग करवाने के लिए नाबार्ड मदद कर सकता है। आपका जो एपीओ का सीईओ होता है उसमें नाबार्ड ट्रेनिंग करवाने के लिए आपकी मदद कर सकता है। और सेकंड नंबर पे आपको यदि कोई हाईटेक तकनीकी अपनानी है एग्रीकल्चर या बागवानी के संबंधित तो आप अपने नजदीकी कहीं पर एक्सपोजर भ्रमण के लिए जाना चाहते हैं तो उसके संबंधित में आप नाबार्ड से संपर्क कर सकते हैं और उस संपर्क के माध्यम से आप नाबार्ड से ये सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो नजदीकी आपके जिला स्तर पर जो नाबार्ड के नोडल अधिकारी है आपको उनसे संपर्क करके और संपर्क बनाना पड़ेगा कि हम उनकी कैसे मदद लेके मजबूत कर सकते हैं। ठीक है सर, ये तो इनका सवाल था, उसका जवाब है। और इस बीच सर हमारे पास कुछ व्हाट्सएप सवाल होते जी आए हुए हैं। पहले हम वो लेते फिर 5th R के बारे में जानेंगे। तो हमारे दर्शक हैं ये रघुनाथ पवार है महाराष्ट्र से और ये कहते हैं ये नैनो यूरिया या नैनो डीएपी के प्रयोग से बोरी वाले उर्वरकों की मात्रा को कितना कम किया जा सकता है, साथ ही गेहूं की फसल में नैनो उर्वरकों का प्रयोग किस प्रकार और किस डोज में किया जाए ताकि उसका लाभ पूरा मिल सके। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका और अभी मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो नैनो यूरिया है वो 20% नाइट्रोजन में आया है जिसको नैनो यूरिया प्लस कहते हैं जी जी। और नैनो डीएपी भी आया है जिसमें 8% नाइट्रोजन है और 16% P2O5 है। तो अब इनकी बात का जवाब इस तरह से होगा कि जो बेसल डोज होती है नाइट्रोजन की वो तो आप ऐसे ही देंगे जो फसल में पहले से देते रहे हैं और जो दानेदार यूरिया से आप देंगे या डीएपी से देंगे। जो बाद में देखिए नैनो यूरिया या नैनो डीएपी जो उर्वरक हैं इनका फॉलियर एप्लीकेशन के लिए विशेषकर नैनो यूरिया का, नैनो डीएपी को तो आप पौधों उसके बीज के ट्रीटमेंट के लिए उसके जो अगर सेट हैं जैसे जो भी आलू के कंद हैं या गन्ने के सेट हैं जो भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन से बोए जाते हैं उनको डुबाने के लिए और या जड़ों को डुबाने के लिए डीएपी का उपयोग कर सकते हैं नैनो डीएपी का। लेकिन यूरिया का जो नैनो यूरिया प्लस है उसका उपयोग फॉलियर एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। फॉलियर एप्लीकेशन यानी कि जब हमारी फसल में पत्तियां निकल आएँ और जब हम उन पर स्प्रे करें तो वो पत्तियों पर डल पाएँ, इतनी कैनोपी अगर हो गई हो तो हमें नैनो यूरिया का उपयोग करना चाहिए। ये है कि अगर हमने बेसल में हमने बल्क फर्टिलाइज़र से हमने डोज दे दी है तो अगर आप नैनो यूरिया का उपयोग करेंगे तो आपकी नाइट्रोजन की पूर्ति फसल की पूरी हो सकती है उसके बाद की। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि 50% उर्वरक की बचत आप नैनो उर्वरक के उपयोग से कर सकते हैं। जी जी ठीक है। तो सर ये तो बात हुई कि कैसे नैनो उर्वरक जो है नैनो यूरिया या फिर
जैसे कि हम उर्वरकों की बात कर रहे हैं, उनका काफ़ी चलन भी देख रहे हैं, किसानों को साफ तौर पर लाभ भी इससे अब होता हुआ नज़र आ रहा है। और हमारे साथ एक दर्शक और हैं, विपिन है, जिन्होंने सागर मध्य प्रदेश से कॉल किया है, उनका भी सवाल लेते हैं। जी विपिन जी, स्वागत है हेलो किसान में, बताएं क्या प्रश्न है आपका। जी नमस्ते मैम। नमस्कार विपिन जी। मैम मेरे 2 सवाल हैं। जी बताइए। पहला मैं जानना चाह रहा था कि जैसे रबी की फसलों के उर्वरक प्रबंधन के बारे में आज का सवाल है। तो मैं जानना चाह रहा था, जैसे हम लोग चना मसूर या मटर बोते हैं तो उसमें बीज के साथ सीटेल में DAP को मिला के बुआई करते हैं, तो क्या ये सही है या करना चाहिए, या फिर दूसरा विकल्प क्या है, क्योंकि रेगुलर सभी लोग ऐसा करते हैं। और दूसरा सवाल मैम ये था कि लोग क्या करते हैं कि रसायनों का इस्तेमाल किसान खुद भी कम से कम करना चाहते हैं, लेकिन मैम होता यह है कि इतना जैविक खाद या वर्मी कंपोस्ट नहीं हो पाता है, और फिर किसानों के मन में मिथ भी रहता है कि 4 बोरी ही डाल लेते हैं, 4 ट्राली कहाँ से ढूंढ के लाएं। तो ये धारणा को भी कैसे कम करें। ठीक है, बहुत आपने व्यवहारिक सवाल पूछे हैं विपिन जी। तो सर पहले रबी की फसल से जुड़ा इनका सवाल जो था। देखो इनका फसल बहुत अच्छे क्वेश्चन है इनके, और इन्होंने पूछा है दलहनी फसलों में चना मटर, इनमें जो है हम किस तरह से उर्वरक का प्रयोग करें। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि जो दलहनी फसलें हैं उनमें अगर उनका जड़ का विकास हो जाए तो उनमें नोड्यूल बनती हैं, गांठें बनती हैं, और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जिसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, सिम्बियोटिक। तो अब क्या है कि लेकिन जब शुरुआती ग्रोथ होती है तो उसमें फास्फोरस की ज़रूरत होती है उन फसलों को, क्योंकि जड़ों के विकास की ज़रूरत होती है। जब जड़ों का विकास होगा तभी तो उसमें नोड्यूल बनेंगे, अगर जड़ें ही नहीं होंगी तो नोड्यूल कहाँ बनेंगे। तो उनमें शुरुआती नाइट्रोजन की थोड़ी मात्रा, जैसे DAP है तो उसमें पहले ही 18% नाइट्रोजन है, उसमें 46% P2O5 है। उसके बाद में नाइट्रोजन की दलहनी फसलों में ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी इनकी जो बात है कि इनमें जो उर्वरकों में नाइट्रोजन कूड़ी का खाद कहाँ से लाएं, मतलब ये जैविक खाद बहुत ज़्यादा। तो देखिए मैं इनको बताना चाहूँगा कि अगर हम जो फसल का हमारा स्टॉक है, पराली हुआ जो है, अगर उसको उसी में हम मिलाते रहें और उसी में गलाते सड़ाते रहें, एक तो ये तरीका है, या उसमें हरी खाद ले लें बीच में। देखिए 2 महीने के लिए आप कभी ना कभी आपका खेत खाली रहता है, आप इस तरह से अपना क्रॉप रोटेशन बनाइए कि 2 महीने में आप हरी खाद ले लें, तो आपको अलग से कूड़ी की खाद डालने की जरूरत नहीं होगी। जी, जी, जी। दूसरी बात यह है कि अगर आप कूड़ी की खाद में ये सारे जो जीवाणु हैं इनको डाल दें तो इन जीवाणुओं की संख्या बहुत बढ़ जाती है, तब आप कम खाद से ही खेत में अच्छी फसल ले सकते हैं जी, क्योंकि उसमें आपको अलग से ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, एक सवाल और साथ ही साथ ले लेते हैं। ये हमारे दर्शक हैं, तरुण है अजमेर राजस्थान से, और इनका कहना है कि सर मेरा सवाल ये है कि गेहूं के फसल में DAP की जगह और कौन सी खाद डाल सकते हैं, क्या इसमें SSP का भी उपयोग किया जा सकता है सर? ये इनका बहुत अच्छा है। देखिए DAP से हम क्या डालते हैं, 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस। अगर सिंगल सुपर फास्फेट ये चुनेंगे तो बहुत अच्छा इनका इरादा है। वो कैसे है कि अगर आप 3 बोरे उसके डालिए सिंगल सुपर फास्फेट के, तो आपका 16-3-48 यानी 48% फास्फोरस आपका पहुंच जाएगा उसमें। उसके अलावा 11% सल्फर होता है उसमें, तो उसमें जो है आपका 11% सल्फर भी साथ में जाएगा। उसके साथ में 21% कैल्शियम होता है सिंगल सुपर फास्फेट में। तो किसान भाई आपके बिल्कुल नेक विचार हैं, आप उस DAP के बदले में आप सिंगल सुपर फास्फेट डाल सकते हैं। आप उसमें एक और फर्टिलाइजर अभी आने वाला है, ट्रिपल सुपर फास्फेट, उसमें भी 46% फास्फोरस होता है। आप 1 बोरा DAP की जगह उसको भी डाल सकते हैं, और जो नाइट्रोजन की बची मात्रा उसको यूरिया से पूरा कर सकते हैं। ठीक है सर, फिलहाल हम एक ब्रेक लेंगे, लेकिन आपका 5th आवर 5वां आवर अभी बाकी है, तो दर्शकों से हम कहेंगे कि थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। तुरंत ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी 5वें आवर के बारे में, 5th आवर के बारे में डॉक्टर तिब्बतिया से जानेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेलो किसान।
जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं और अगर अभी तक आप अपने सवाल हम तक नहीं पहुंचा पाए हैं तो अभी भी थोड़ा समय बाकी है। हम बात कर रहे हैं आज रबी फसलों में उर्वरकों के उचित प्रबंधन के बारे में, कैसे उनका उचित इस्तेमाल करें, संतुलित इस्तेमाल क्या है, और साथ ही किसान उत्पादक संगठन यानी FPO पर भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो सर, आप कार्यक्रम को हम ख़त्म करें, थोड़ा भी समय बाकी है, तो जल्दी से हमारा जो 5th आवर था जो आपने बताया पोषक तत्वों से जुड़ा हुआ, वो क्या है, ये राज भी खोलें। देखिए, राइट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, राइट डोज, राइट मेथड, राइट टाइम, और 5वां आर जो होता है राइट वाटर मैनेजमेंट, क्योंकि फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी तभी बढ़ेगी जब वाटर मैनेजमेंट अच्छा होगा। तो ये हुए हमारे 5 आर। अब मैं चलते चलते किसान भाइयों को, कि गन्ने के हमारे किसान हैं, उनकी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, मैं क्योंकि समय का अभाव है 7 टी ऐसी बताऊंगा जो गन्ने के उत्पादकों को, गन्ने के फार्मर्स को जानना चाहिए। नंबर 1 टिलेज। टिलेज का मतलब है जुताई करनी चाहिए 2 फुट तक, गहरी जुताई गन्ने के लिए ज़रूरी होती है। दूसरा टी होता है ट्राइकोडर्मा, का उपयोग ज़रूर करें, रेड रॉट ऑफ शुगर केन आता है। तीसरा होता है टॉप वैरायटी का सिलेक्शन करें। चौथा होता है टॉप पोर्शन ऑफ शुगर केन, 1/3 ऊपर का उपयोग करें, क्योंकि उसमें अंकुरण की क्षमता ज़्यादा होती है। उससे अगला टी होता है आप ट्रीटमेंट करें सीड का। उससे अगला होता है ट्रेंच मेथड से बुआई करें, और सीड की जो ट्रीटमेंट है वो एक फंजीसाइड और एक इंसेक्टिसाइड से ट्रीटमेंट जरूर करें, तो आपकी फसल बहुत अच्छी हो सकती है। जी बिल्कुल। तो 5R और 5T सबके बारे में आज आपने बता दिया है, लेकिन इस बीच एक हमारे पास व्हाट्सएप सवाल आया है जो FPO से जुड़ा हुआ है, और हमारे एक दर्शक हैं, उनका कहना है कि वो पहाड़ी क्षेत्र में खेती करते हैं और वहाँ पर FPO का क्या लाभ मिल सकता है। मनीष है हिमाचल प्रदेश से। डॉक्टर कैलाश, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कुछ अलग से भी प्रावधान है FPO में? सर सुन पा रहे हैं आप मुझे, डॉक्टर कैलाश? डॉक्टर कैलाश, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी मनीष जी, भारत सरकार जैसे FPO बना रही है, तो एक मैदानी क्षेत्रों के लिए और एक पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग अलग। सर सुन पा रहे हैं आप मुझे, डॉक्टर कैलाश? जी मैम, आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। डॉक्टर कैलाश, क्या आप तक मेरी आवाज? हाँ हेलो, आवाज आ रही है? मनीष जी, भारत सरकार जैसे एक मैदानी क्षेत्रों के लिए और एक पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग अलग, जैसे मैदानी क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग अलग किसान उत्पादक संगठन के लिए उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी अलग अलग जगह पे लोग रहते हैं, तो वहाँ पे कम से कम आपके समूह के 100 सदस्य होने चाहिए, और आप 100 सदस्य मिलकर किसान उत्पादक संगठन का निर्माण कर सकते हैं, और उसमें आप अपने 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 1 CO भी रख सकते हैं। और इसमें भारत सरकार ने मैदानी क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए FPO की जो भी सुविधाएं हैं वो बराबर रखी है, और जो भी स्कीम है वो बराबर रखी है। और जहाँ तक भारत सरकार ने ज़्यादातर जो सब्सिडी का अनुदान का प्रावधान है उसको
पहाड़ी क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा रखी है, इसलिए आप अपने नज़दीकी कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र या नाबार्ड की सहायता से एक अपना किसान उत्पादक संगठन बना सकते हैं और संगठन बना के पहाड़ी क्षेत्रों में समूह में अच्छी खेती कर सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों की अपनी अलग चुनौतियाँ होती हैं, तो वहाँ पर अगर किसान संगठित होते हैं तो उनको और भी ज़्यादा सहूलियत रहेगी, ज़्यादा आसानी से वो मार्केट तक पहुँच पाएंगे और सरकार की योजनाओं का, नई तकनीक का लाभ भी ले पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैलाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और एफपीओ से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए और इस विषय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में कोई और ख़ास टिप्स हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे कम शब्दों में? बस देखिए, मैं ये टिप्स तो बहुत रह गई हैं, लेकिन समय का अभाव है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मानव जाति को स्वस्थ रखना है तो अपनी मृदा को आपको स्वस्थ रखना होगा। मृदा स्वस्थ नहीं रहेगी तो आपके न्यूट्रिएंट की कमी आपके शरीर में पहुंचेगी। मृदा में अगर न्यूट्रिएंट की कमी रहेगी तो फसल कमजोर होगी, पेस्टिसाइड आपको उस पर डालना पड़ेगा, वो आपके शरीर में जाएगा, आपकी फूड चेन विषाक्त होगी। स्वस्थ मृदा, स्वस्थ भारत। जी जी, बिल्कुल। तो ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि आपको अपनी थाली हरी भरी लगे, तमाम रंग दिखाई दें, उसे हम कहते हैं कि सभी रंग होने चाहिए आपकी थाली में, और आप सोचेंगे आप पोषक तत्वों का मतलब पोषण से भरपूर भोजन ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है ऐसा ना भी हो। इसके लिए हमारे किसानों के ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है कि वो ऐसे पोषक तत्वों का इस्तेमाल करें कि फसल ना सिर्फ देखने में तंदुरुस्त लगे लेकिन उसमें जान भी हो, वो पोषक तत्वों से भी भरपूर हो। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ ही आज के हमारे हेलो किसान में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन अगर आप अपने कोई सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए जान लें कि हमारा अगला विषय क्या होने वाला है, जिसे जुड़े हम सवाल लेंगे। नज़र डालते हैं अगले विषय पर, जो कि है शरदकालीन गन्ने की बुआई एवं उन्नत किस्में। और साथ ही हमारा दूसरा विषय भी होने वाला है, वो है जैसे कि हमने आपको बताया कि शरदकालीन गन्ने की बुआई और इसकी किस्मों के बारे में बताया, साथ ही रबी फसलों में बीज की उपलब्धता के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। ये दो विषय रहेंगे हमारे अगले अंक के। आप अपने सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं, इसके लिए हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। ये हमारा ईमेल आईडी है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। साथ ही आप हमारा टोल फ्री नंबर जानते ही हैं, टोल फ्री नंबर पर आप इस कार्यक्रम के बाद भी कॉल कर सकते हैं। सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच आप कॉल करें, अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं। नंबर है 1800-113060 और सोमवार से शनिवार ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहेगा। चलते चलते एक और आपको जानकारी दे दें कि अगर आज के कार्यक्रम को भी आप दोबारा देखना चाहते हैं, कोई जानकारी मिस कर गए हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर हेलो किसान कार्यक्रम देख पाएंगे। इसके अलावा भी आज के एपिसोड के साथ ही अगर आप पुराना भी कोई एपिसोड देखना चाहते हैं या DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी देखना चाहते हैं, तो भी आप हमारे YouTube चैनल पर ज़रूर जाएं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी कार्यक्रम अच्छे लगे उन्हें लाइक करें और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक भी हमें समय समय तक बताते रहें। इसी के साथ यहाँ आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। देसी रसोई से, देश की रसोई से कुछ ऐसा बनाना है, दुनिया को दिखाना है। देसी अपना स्वैग है, देसी अपना स्वाद है, देसीपन का छौंक है, देसी अपना राग है। देखिए देसी रसोई से। सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, पुनः प्रसारण रात 11 बजे DD नेशनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।